जय श्री श्याम आप सभी को। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक नया सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन 194A, जो आपका इंटरेस्ट के ऊपर होता है अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर। तो आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है टीडीएस सेक्शन के नाम से, और इस सीरीज के अंदर जितने भी टीडीएस के सेक्शन होते हैं मैं सारे सेक्शन इस सीरीज के अंदर क्या करूंगा, कवर कर रहा हूँ। और ऑलरेडी मैं 3 सेक्शन कवर कर चुका हूँ, सेक्शन 192A, सेक्शन 193, सेक्शन 194। तो आज की सेक्शन हमारा जो रहेगा वो सेक्शन 194A के बारे में रहेगा, कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको अगर कोई रिसीव होता है या फिर कोई इंटरेस्ट से अपनी इनकम को अर्न कर रहा होता है तो उसके केसेस पे आपका क्या लगता है, आपका सेक्शन 194A इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज में क्या क्या है वैसे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, टीडीएस टेसिस की वेबसाइट है एक। और जैसे आप इस वाली वेबसाइट पे जाओगे तो पहला जो लिंक खुलेगा उस लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो राइट हैंड साइड के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं जिसके अंदर आपको ई ट्यूटोरियल मिल जाता है, पेन का वेरिफिकेशन मिल जाता है, आपको डिन का वेरिफिकेशन मिल जाता है, बट आपको रेट एंड टेबल पे क्लिक करना होता है। और जैसे यहाँ पे रेट एंड टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टीडीएस एंड सरचार्ज के रेट गिवन होते हैं जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होता है। आपको इस टीडीएस रेट पे क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। और जैसे आप टीडीएस रेट पे क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी एक बोल सकते हो एक सीरीज है जिसके अंदर मैं सारे सारे सेक्शन कवर कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 3 सेक्शन कवर कर चुका हूँ इसके अंदर, सेक्शन 192A, सेक्शन 193, सेक्शन 194। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो सेक्शन 194A से रिलेटेबल रहेगा, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में होता है। अब इसमें कौन से पर्सन एप्लीकेबल होते हैं, कौन से पर्सन एप्लीकेबल नहीं होते, किस पर कितना परसेंट टैक्स लगता है, कौन कितना परसेंट टैक्स डिडक्ट करेगा यहाँ पे, अगर पैन कार्ड होगा तो कितना होगा, पैन कार्ड नहीं होगा तो कितना होगा यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, सेक्शन 194A क्या होता है। तो सेक्शन 194 ये उस पर एप्लीकेबल होता है जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी अगर कोई किसी को भी इंटरेस्ट दे रही होती है और उस इंटरेस्ट का अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होता है, तब आपका क्या लगता है, आपका ये सेक्शन 194 ये इम्प्लीमेंट होता है। बट ध्यान रखना है कि आपका जो ये इंटरेस्ट होता है वो अदर देन सिक्योरिटीज के केस में होना चाहिए। मतलब अगर कोई सिक्योरिटी के केस में अगर कोई उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर ये वाला सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं होगा, फिर उसके लिए उसका सेक्शन जो होता है सेक्शन 193 होता है। तो ये जो स्पेशली जो इंटरेस्ट है वो अदर देन सिक्योरिटीज के केस में क्या होता है, आपका इंप्लीमेंट किया जाता है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, तो अंडर सेक्शन 194A इफ द इंटरेस्ट पेमेंट टू ए इंडिविजुअल और ए एचयूएफ is more than 40,000 in a financial year, then TDS is applicable. For a senior citizen, then limit is 50,000. If the interest amount is less than the limit, then TDS is not deducted. मतलब कि जो आपका सेक्शन 194A है, अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी एचयूएफ को, यहाँ पे अगर उस इंटरेस्ट का अमाउंट मोर देन 40,000 होता है पूरे साल के अंदर यहाँ पे, तो उस पर क्या होता है, आपका टीडीएस क्या होता है, आपका एप्लीकेबल किया जाता है। बट अगर कोई मान लो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी एचयूएफ अगर वो एक सीनियर सिटीजन होता है जिसकी एज मोर देन 60 इयर्स होती है यहाँ पे, तो उस वाले केस में क्या होता है, उसकी जो लिमिट होती है 40,000 से बढ़कर के आपकी 50,000 हो जाती है। अगर 50,000 से अगर लेस देन होता है तो उस पर आपका कोई भी टीडीएस आपका एप्लीकेबल नहीं किया जाता है यहाँ पे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी है, if a individual get interest of rupees 35,000 in a financial year, then TDS is not applicable on it. तो सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 35,000 का मिल रहा है तो उस पर कोई भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज बोल सकते हैं यहाँ पे मोर देन 60 इयर्स है और अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा होता है 55,000 जैसे उसको मिल रहा है, तो उस पर क्या होगा, उसमें टीडीएस आपका एप्लीकेबल किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट होती है सीनियर सिटीजन के केस में वो 50,000 है, बट 50,000 से उसको ऊपर का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो उस वाले केस में आपका टीडीएस क्या होगा, एप्लीकेबल किया जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं रेट ऑफ टीडीएस की बात करूं यहाँ पे, तो नॉर्मल जो रेट होता है टीडीएस का यहाँ पे अंडर सेक्शन 194A के केस में वो 10% होता है। अगर मान लो अगर पैन कार्ड आपका नहीं होगा तो वहां पर आपका जो टीडीएस रेट हो जाता है वो आपका 20% हो जाता है। अगर आपका जो पेई है जिसको हम इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो एक नॉन रेजिडेंट होता है यहाँ पे, तो उसका रूल्स और उसके जो टैक्स रेट होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेबल देखने को मिलेगा आप लोगों को। अगर उसके पास भी अगर पैन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो उस वाले केस में भी आपको 20% क्या होता है, आपका एप्लीकेबल किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, तो इफ यू आर ए गेटिंग ए इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 60,000 एंड योर पेन इज अवेलेबल, तो देन टीडीएस रेट 10%, तो rupees 6,000 will be deducted and you will get rupees 54,000. or if pen is unavailable, the TDS rate will become 20% and you will get 48,000. 60,000 minus में 12,000। तो साफ साफ काफी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें कि अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट उसको रिसीव होता है 60,000 का
और अगर उस पर्सन के पास अगर पैन कार्ड अवेलेबल होता है तो उस वाले केस में आपको पता है 10% आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो 60,000 रुपए का 10% कितना हो गया यहाँ पे, एक प्रकार से 6,000 रुपए होगा। तो 6,000 रुपए उसको डिडक्ट करने के बाद उसको जो पैसा मिलेगा वो 54,000 मिलेगा। अगर मान लो उसके पास अगर पैन कार्ड अनअवेलेबल होता है, पैन कार्ड नहीं होता है, तो उस वाले केस में आपका 20% आपका एप्लीकेबल किया जाता है। तो 60,000 रुपए से जो 60,000 था, 60,000 का 20% कितना हो गया, 12,000 हो गया यहाँ पे। तो 60,000 में से 12,000 लेस करके जो 48,000 है उसको 48,000 उसको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो इज लाइबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। कौन पर्सन टीडीएस को क्या करता है यहाँ पे, एक प्रकार से डिडक्ट करेगा। तो पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। जो भी पर्सन एक प्रकार से इंटरेस्ट की पेमेंट करता है यहाँ पे, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। और दिस पर्सन कैन बी इंडिविजुअल पेइंग इंटरेस्ट ऑन द पर्सनल सेविंग लाइक एफडी और इंटरेस्ट, और ए कॉर्पोरेट बॉडी पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर और फिक्स डिपॉजिट। तो अगर मान लो कोई भी जो इंडिविजुअल है यहाँ पे, अगर वो इंटरेस्ट पे करते हैं यहाँ पे, जैसे एफडी का इंटरेस्ट हो गया, या फिर कोई जैसे कॉर्पोरेट बॉडी होगी यहाँ पे, जैसे आपका लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो उस वाले केस में अगर कोई भी पर्सन अगर उसको इंटरेस्ट की पेमेंट दे रहा होगा यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी कंपनी को, तो उस वाले केस में वो पर्सन क्या करता है, आपका टीडीएस क्या करता है, आपका डिडक्ट करता है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल है, इफ यू मेक ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन ए बैंक एंड यू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट, तो देन द बैंक विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन योर इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे काफी अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपने एफडी बनवा रखी किसी बैंक में यहाँ पे, और एफडी से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, तो बैंक वाले उस वाले केस में क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो बैंक वाला एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है कि भाई वो पर्सन क्या करेगा, टीडीएस का अमाउंट क्या करेगा, डिडक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और इफ यू हैव गिवन ए पर्सनल लोन टू योर फ्रेंड एंड ही इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट, देन यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन योर फ्रेंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी को कोई पर्सनल लोन दिया, यहाँ पे कोई फ्रेंड है आपका, तो उस वाले केस में आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका जो फ्रेंड है यहाँ पे, वो पर्सन क्या करेगा, टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद आफ्टर दैट क्या करेगा, आपको पेमेंट देगा आपको, ठीक है। When is TDS deducted? तो TDS आपका कब डिडक्ट किया जाता है, तो TDS is deducted at the time of interest payment और till the end of the month nearest to the payment date। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो आपका TDS इंटरेस्ट पेमेंट होता है यहाँ पे, वो टाइम पर किया जाता है, और या फिर जो आपका पेमेंट डेट होता है उसके नियरेस्ट मंथ के एंड तक दिया जाता है आपका, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इफ यू रिसीव ए इंटरेस्ट इन जनवरी देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन जनवरी इटसेल्फ। तो जनवरी में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो जनवरी के मंथ में क्या हो जाएगा, आपका टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। टीडीएस इज डिडक्टेड एट द क्लोज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन दिस डिडक्शन कैन बी मेड इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपका टीडीएस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के क्लोज पर डिडक्ट किया गया है तो ये डिडक्शन मार्च मंथ में हो सकता है आपका, ठीक है। टीडीएस सर्टिफिकेट कौन सा होता है, तो फॉर्म 16A होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एट द पेई गेट्स अ सर्टिफिकेट इन ए फॉर्म 16A which indicate the TDS has been deducted for that person, that amount has been paid to the government। तो साफ साफ होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो एक प्रकार से पे को रिसीव होता है, जिसमें एक गिवन एक इन्फॉर्मेशन होती है, और या फिर वो एक इंडिकेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है यहाँ पे सामने वाले पर्सन को कि भाई मेरा इस पर्सन ने क्या करा है, टीडीएस को डिडक्ट किया है यहाँ पे, और इतना अमाउंट क्या कर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर दिया आपका, ठीक है। जो फॉर्म 16 होता है यहाँ पे 16A होता है, वो आपका जो डिडक्ट करता है टीडीएस वो पर्सन देता है यहाँ पे डिडक्टी को यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रकार से वो चीज होती है। सेम इसकी अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे अंडर सेक्शन 194A के केस में, तो कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट जैसे कि जो आपको मिला है यहाँ पे, तो उसका जो लिमिट है जैसे 40,000 और 50,000 होता है, तो रेट ऑफ टीडीएस कितना रहता है आपका यहाँ पे 10% होता है। तो टीडीएस अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टीडीएस रेट, जो भी आपको इंटरेस्ट अमाउंट होगा अगर उस लिमिट के ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसका टीडीएस रेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल एक प्रकार से, तो assume that Mr. Sharma is getting an interest of rupees 45,000 on his bank FD and his PAN number has been given to the bank। तो मतलब कि एक प्रकार से एक मिस्टर शर्मा है यहाँ पे जिसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 45,000 का बैंक FD के केस में, और उसने अपना पैन कार्ड नंबर क्या कर रखा है, अपने बैंक को यहाँ पे सबमिट कर रखा है यहाँ पे। तो उस वाले केस में इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, 45,000 हो गया। जो आपका टीडीएस रेट है वो आपका 10% है, तो टीडीएस कितना डिडक्ट किया जाएगा आपका 45,000 मल्टीप्लाई 10%, तो 4500। तो अमाउंट जो आपको रिसीव होगा तो 45,000 माइनस में 4500, तो 40,500 आपको अमाउंट मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे। सेम जैसे दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर कुमार है यहाँ पे जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे 55,000 का फ्रॉम एफडी से, और ही डिड नॉट गिव हिज पैन नंबर टू द बैंक, मतलब उसने अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट नहीं किया अपने बैंक को,
तो जैसे उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट उसको कितना मिल रहा है 55,000 है, तो टीडीएस जो रेट होगा वो 20% हो जाएगा ड्यू टू नो पेन, क्योंकि पेन नहीं था यहाँ पे उसके पास, ठीक है, या फिर पेन कार्ड था तो उसने सबमिट नहीं किया। तो टीडीएस जो आपका डिडक्टेड किया जाएगा आपका वो 55,000 मल्टीप्लाई 20% तो 11,000 हो गया। तो अमाउंट जो आपको रिसीव होगा 55,000 माइनस में 11,000 तो कितना मिलेगा आपको 45,000 आपको रिसीव हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल थे कि इस तरीके से हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं अंडर सेक्शन 194 ए के केस की। और फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न के केस में कौन कौन से क्या क्या फाइलिंग होते हैं, तो वट एवर टीडीएस इज डिडक्टेड इट हैज टू बी फाइल ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल थ्रू टीडीएस रिटर्न। While filing TDS return, details have to submit it such as जैसे TDS deducted amount, pay details, name, पैन कार्ड नंबर एक्सेट्रा, टैक्स चालान डिटेल्स होती है यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल्स आपको क्या करनी होती है, फिल करनी होती है अगर आपने किसी भी पर्सन का टीडीएस क्या करा है यहाँ पे डिडक्ट किया है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आपको फाइल करना होता है आपको, ठीक है। अब पेनल्टीज कौन कौन से लगती है यहाँ पे इसके अंदर, तो इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन टीडीएस डिडक्शन लाइक नो डिडक्टिंग टीडीएस ऑन टाइम और प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, द इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन इम्पोज ए पेनल्टी ऑन यू, देयरफॉर ए टाइमली डिडक्शन एंड फाइलिंग ऑफ टीडीएस इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करा है, या फिर आपने डिडक्ट टाइम पर नहीं किया, या फिर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है जो आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी वो आपके ऊपर क्या लगाती है, इंपोज करती है पेनल्टी। अगर आप टाइमली यहाँ पे टीडीएस को अमाउंट यहाँ पे सबमिट नहीं करते या फिर डिडक्ट नहीं करते, तो जो भी आपका टीडीएस होता है यहाँ पे वो आपको टाइमली आपको क्या करना होता है, आपको डिडक्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट को भी जमा करना होता है। अगर आप ऐसे करने में असमर्थ रहते हैं तो उस वाले केस में आपका फिर जो पेनल्टी लगाई जाती है वो आपको ऊपर देनी पड़ेगी। अगर वो पेनल्टी नहीं देते हो तो फिर सीधा केस होता है, वो केस आपको फिर लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीजें हो पाएंगे। अदरवाइज फिर आपका जो पेनल्टी वो इनकम टैक्स मांग रहा है, क्योंकि लॉ में गिवन है कि भाई आपके इतने ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर आप ये सबमिट नहीं करते या फिर इतना अमाउंट नहीं देते हैं आप इस वाले केस में, या फिर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, या फिर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है, या फिर टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो एक सारे केसेस होते हैं जो आपको फिर पेनल्टी के रूप में आपको पे करने होते हैं। अगर आप पेनल्टी नहीं देते हो ना तो उस वाले केस में फिर आपके पास जो आपके कोर्ट्स होते हैं फिर वो आपके सामने आते हैं, और फिर कोर्ट जो बोलेगा फिर उनको वो करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। समरी क्या है, तो समरी सिंपल है यहाँ पे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 194 ए इज ए रेगुलेट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। तो सिंपल सी बात है, जो पर्सन एक प्रकार से इंटरेस्ट से अपने इनकम कमा रहे होते हैं तो उस वाले सेक्शन पे इंप्लीमेंट किया गया था। तो टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर कोई भी उसको इंटरेस्ट उसको कोई भी रिसीव होता है तो उस वाले केस में जो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होता है यहाँ पे, तभी आपका क्या होता है, टीडीएस आपका एप्लीकेबल किया जाता है। और जो नॉर्मल रेट होता है वो टीडीएस का वो 10% होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो उस वाले केस में आपका 20% हो जाएगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है यहाँ पे, जो पेयर होता है एक प्रकार से वो क्या करेगा यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बना करके देगा अपने पेई को या फिर अपने डिडक्टी को। और जो फॉर्म 16 होता है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, गिवन होती है आपकी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।